ऐसा कोई टफ डिसीजन आपने लिया है क्या स्टूडेंट के हित में? कभी कभी हम लोग क्या है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अभी हाथ से बाहर निकल रहा है, कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो कभी कभी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती है कि ये मेरे पेरेंट्स को बुला के कि मेरे बारे में बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल्स है तो प्रैक्टिकल करवाना ही पड़ता है हमको, और स्टूडेंट्स से ही हम बोलते हैं कि तुमको करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा फ्यूचर है। रेडी इंजीनियर ये कंसेप्ट क्या है, कैसा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में? कुछ एज एचओडी आप बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एक तो हमको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और स्किल भी आना चाहिए, दोनों के बीच में हमको बैलेंस बनाना चाहिए। सर क्या सच में एक बार कोई वाइडी या फिर कोई टिकट या फेल्योर मिल गया स्टूडेंट को तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता? उसने वो फेल्योर को कैसा कोप अप करना चाहिए, उससे कैसा बाहर आना चाहिए? लाइफ में क्या है, फेल्योर हर एक के लाइफ में होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा एमडी हो, सीईओ हो, चाहे कोई भी हो। एवरीबडी हैज़ टू फेस द फेल्योर। आदमी क्या है, कभी भी बाउंस बैक कर सकता है सर अपने लाइफ में। स्टूडेंट जिनका वाइडी हो गया है तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इच्छा शक्ति होना चाहिए सर। क्या सच में सर प्लेसमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ प्लेसमेंट के ऊपर ही आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और आप प्लेस्ड हो जाओगे? क्या और कुछ फैक्टर्स होंगे? एज एचओडी आप क्या सजेशन देना चाहोगे 10th पास आउट बच्चे को या 12th पास आउट बच्चे को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्लेसमेंट की बात थी वो 10 साल पुरानी हो गई है। आज की जो दुनिया है वो इनोवेशन पे काम कर रही है, स्किल पे काम कर रही है, आपके नॉलेज पे काम कर रही है। मतलब आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो यू कैन गेट द जॉब एट एनी टाइम ऑफ योर लाइफ। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैकेनिकल ग्रेजुएट के पास कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होना चाहिए आपके पास, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। जिसको अगर डिज़ाइन में एक्सपर्ट है तो डिज़ाइन कंसल्टेंट बन सकता है। मतलब आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को चैलेंज कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे फेलियर्स है, डिज़ाइन फेलियर्स है। एक लॉस्ट वेक्स कास्टिंग प्रोसेस है सर, जिससे क्या होता है कि ज्वेलरीज बनती है, वो उस प्रोसेस में आप एक्सपर्ट हो गए तो खुद का एक आप ज्वेलरी मेकिंग कंपनी बना सकते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ टफ सिचुएशन आया ही होगा कभी ना कभी, टफ सिचुएशन में से आप कैसे कोप अप करें? उसके बाद हम लोग ऑटो से जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आपका क्या सजेशन है पेरेंट्स को कि ये जनरेशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए पेरेंट्स ने? अगर कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता है तो उसको फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि तुम इंजीनियर ही बनो। उनका जो इंटरेस्ट है, अगर वो सिंगर बनना चाहते हैं तो उसको सिंगर ही बनने देना चाहिए। अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है उसको पेंटिंग करना चाहिए। जो डिज़ाइनर बनना चाहता है तो डिज़ाइनर बनना चाहिए। मतलब जो पैसा कमाते हैं, एटलीस्ट जीवन यापन के लायक तो आदमी को पैसा कमाना चाहिए। ये जो वो कन्वेंशनल ब्लैक बोर्ड और पेन है वो नहीं रहेगा बोले आपको, एआई टीचर ही पढ़ाएगा। तो टीचर्स लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सच में ऐसा होगा कि टीचर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी? एआई कभी भी जो नॉर्मल ह्यूमन टीचर है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो आपकी क्या राय है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या सच में आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा? वेलकम सर, वेलकम टू द एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर हुलसराज तोंडे सर, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और वो कार्यरत है श्रेयस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छत्रपति संभाजीनगर में। वेलकम सर। तो सर कैसा लग रहा है आज आपको इस पॉडकास्ट में आकर? थैंक यू सर। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप इस तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं टू डिस्कस अबाउट द एजुकेशन सेक्टर। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई थैंक्स ऑल योर टीम फॉर इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा पहला सवाल आपको यही है सर कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो आपकी जर्नी कैसी है जो कि अब पूरी जनता जाननी चाहेंगे और नहीं जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही? सर जब मैंने 10th क्लास किया तो उसके बाद जब वो बारी आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कि साइंस लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, क्या, तो मेरे पिताजी खुद ही एक टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि वो आर्ट्स से उन्होंने BA MA किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आर्ट्स से तो मैं कर लिया हूँ, आप अभी अब साइंस या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओ, ऐसा करके उन्होंने बोले। तो फिर मैंने सर 11th क्लास में मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों चूज़ किया मैंने, और दोनों से मैंने 12th पास किया। और फिर फाइनल डिसाइड ये किया गया कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे, तो फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल फील्ड से मैंने चालू किया सर। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, तो सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों? अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? मैकेनिकल में ऐसी क्या खास बात है जिससे आप आकर्षित हो गए इस ब्रांच का? एक्चुअली जब मेरा
मैं 11-12 में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड थे जो हमारे साथ ही अभ्यास कर रहे थे। तो उनके जो भैया हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलता रहता था उनसे हमेशा, जैसे कि वीक में 1-2 बार। तो वो अपने मैकेनिकल फील्ड के बारे में बताते थे कि ये बहुत अच्छा है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है, और सीखने को मतलब जो हमारे आसपास जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें सीखने को बहुत सारा चीज़ें हैं, ऐसा उन्होंने गाइड करते थे मेरे को। तो मेरे 2 फ्रेंड थे, उनके दोनों भैया इंजीनियरिंग कर रहे थे मैकेनिकल फील्ड में, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया, तो मैंने मैकेनिकल फील्ड चूज़ किया था सर। अच्छा, तो इस तरीके से था आपकी जर्नी। तो ये भी जानना चाहूँगा कि आपका नेटिव प्लेस महाराष्ट्र है क्या, कहाँ से आप बिलोंग करते हो? एक्चुअली सर आई एम प्रॉपरली फ्रॉम दी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से हूँ सर मैं। हाँ, और वहीं से मेरा 12वीं तक का हुआ, और ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो जैसे कि सर आपने कहा कि आपका एजुकेशन हुआ है पूरा मैकेनिकल में, तो मेरा अगला सवाल ये है सर, जो कि थोड़ा सा हटके सवाल है। आप अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तो आप अभी पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ लीडर बोल के। तो मेरा सवाल डायरेक्टली आपको ये है कि आप कौन सी लीडरशिप स्टाइल डेली रूटीन में अप्लाई करते हैं, आपके डेली रूटीन में, आपके कॉलेज में, श्रेष्ठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कौन सी लीडरशिप स्टाइल अप्लाई करते हैं आप? सर मैं मिक्स्ड लीडरशिप अप्लाई करता हूँ, और एक मॉडर्न स्टाइल ऑफ लीडरशिप, क्योंकि आप हमेशा किसी को मतलब ये नहीं, मतलब ये इमीडिएटली मेरे को ये काम करके दो, इमीडिएटली ये होना ही चाहिए, अभी के अभी होना चाहिए, ऐसा आप किसी को ये नहीं कर सकते। आप उनको साथ में लेकर आपको काम करना पड़ता है, डेली उनके साथ आपको आना जाना है, उनके साथ काम करना है, उनसे काम लेना है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो उनके साथ आपको सर मैं मिक्स्ड स्टाइल करता हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं डांटता भी हूँ, और जब नॉर्मल सिचुएशन रहता है तो उनसे एक फ्रेंडली नेचर के साथ मैं सर काम लेता हूँ। ये तो हो गया सर आपका लीडरशिप स्टाइल रिलेटेड टू टीचर्स। अभी थोड़ा सा अलग वे में इसी को पूछता हूँ क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट सामने हो तब भी तो आप एक लीडर ही हो ना, तो तब आप उनके सामने कैसे लीडर हो स्टूडेंट्स के सामने? यस सर, जैसे कि सर हम लोग पतंग उड़ाते हैं सर। हाँ। तो पतंग को क्या है, एकदम ज़्यादा ढील छोड़ दोगे तो क्या है, कहीं भी हवा के बहाव के साथ वो बह जाएगा। तो कभी कभी हम उसको खींचना भी पड़ता है रस्सी को। तो वही स्टाइल मैं भी ये करता हूँ कि कभी कभी हम उनको थोड़ा ढील छोड़ना पड़ता है कि ठीक है एंजॉय कर लो, या कुछ जो तुम्हारे मन में आ रही तो थोड़ा एंजॉय करो, या फिर थोड़ा घूम के आ जाओ ऐसा। और जब अपने को उनको एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है, या फिर जब हमको उनको ये करना है तो टाइट भी करना पड़ता है कि अभ्यास अभी करना ही पड़ेगा, अभी तुमको 2 घंटा कहीं नहीं जाना है, तो या 2 घंटे का कंटिन्यूसली लेक्चर करना है तो करना ही है। तो उसमें हम लोग सर क्या बोलते हैं, उनको टाइट भी करते हैं और कुछ समय कुछ ढीला छोड़ना भी पड़ता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर आपने दिया पतंग का, जो कि सभी स्टूडेंट सुन रहे होंगे, श्रेयस के हो या कोई भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हो, कि जब एक लीडर या फिर एचओडी बहुत बड़ा पद होता है, उसको संभालने के लिए, अभी मैंने सुना था, ये मेरे टीचर्स भी कहते थे कि बहुत कांटों भरा वो चेयर होता है जिसपे आपको ज़्यादा से, लीडर का वैसा ही होता है। अविनाश सर भी हमेशा कहते हैं, वो भी एक लीडर है, कि वो चेयर पे जब बैठते हैं अपन तो अपने को हमेशा ऐसा लगता है कि लीडर कांटे की चेयर पे बैठा हूँ मैं। तो बहुत सारे कठिन डिसीजन आपको लेना पड़ते हैं उस समय पर। तो स्टूडेंट्स के लिए आपने कहा कि पतंग का एग्जाम्पल दिया, मैं भी उसमें ऐड करना चाहूँगा घोड़े की लगाम की तरह एक रखना पड़ता है। जब घोड़ा कुछ ज़्यादा ही विध्वंसक होने लगा तब उसको लगाम खींचना पड़ती है, और उसको अगर अच्छे से चलाना है तो उसको भगाना ही पड़ता है। और वो सारी लगाम, सारी चीज़ें, सारे अथॉरिटीज़, खुशी से कहना चाहूँगा एचओडी के पास सारी चीज़ें होती है। तो मेरा अगला सवाल वही है सर, कि लीडरशिप स्टाइल ये जो आप अप्लाई करते हैं, तो लीडरशिप में ऐसा कोई कठिन डिसीजन आपने लिया है क्या अभी तक, जो आपको मतलब खतरनाक डिसीजन लेना पड़ा आपके अभी तक के करियर में, लीडरशिप के ज़माने में? तो कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा? खतरनाक तो ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन हमको क्या है, एक जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। तो हमारे इंडिया में कोई भी आदमी है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज है, वो फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली हमारे
AICTE की पॉलिसी हैं, D/2 है जो हमारे यूनिवर्सिटी है उसकी पॉलिसीज़ हैं, हमारे कॉलेज की पॉलिसीज़ है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसके बेसिस पे ही हमको डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बियॉन्ड मतलब हमको भी अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई डिसीजन ले सकें। अच्छा। तो हम फॉलो करवा के लेते हैं, फैकल्टी है चाहे स्टूडेंट्स है, ये काम है तो वो करना ही पड़ेगा। और जो क्योंकि वो रूल्स के अंदर आती है, जो नहीं करेगा तो उसको क्या है फिर दे हैव टू लीव द सिस्टम और दे हैव टू राइट इनसाइड द सिस्टम। ये तो सही बात कही आपने कि अगर आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेंगे। और हिंदी में कहते ही है ना कि जो कायदे में रहता है वही फायदे में रहता है। स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है और सभी के लिए एप्लीकेबल है। इवन HODs के ऊपर भी तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके बाइंडिंग में रह के आपको ही वर्क करना पड़ता है। लेकिन ये मेरा यही सवाल अभी स्टूडेंट के इसके खतरनाक इन द सेंस टफ, ऐसा कोई टफ डिसीजन आपने लिया है क्या स्टूडेंट के हित में, जो कि स्टूडेंट के हित में हो लेकिन स्टूडेंट को पसंद नहीं आया? अभी तक आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया है स्टूडेंट के हित में हो लेकिन स्टूडेंट को पसंद नहीं आया? कभी कभी हम लोग क्या है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनके सामने उनका थोड़ा बोलते हैं कि अभी ये हाथ से बाहर निकल रहा है, कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उनको पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। तो वो कभी कभी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती है कि ये मेरे पेरेंट्स को बुला के या पेरेंट्स को कॉल करके मेरे बारे में बोल रहे हैं ऐसा करके। तो उस तरह से हम लोग करते हैं। और क्या है प्रैक्टिकल्स है तो प्रैक्टिकल करवाना ही पड़ता है हमको, और स्टूडेंट्स से ही हम बोलते हैं कि तुमको करना ही पड़ेगा तभी तुम्हारा फ्यूचर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अगर ज़्यादा ही लेनियंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स को, अगर हमने प्रैक्टिकल नहीं करवाया और जब वही चीज़ जब उनको जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये चीज़ आती है क्या आपको, तो स्टूडेंट्स को वो चीज़ कॉन्सेप्ट सपोज नहीं आई तो फिर वो स्टूडेंट फिर बाद में हमको ब्लेम करेंगे ज़िंदगी भर की, भाई इन्होंने हमको काश की अच्छे से प्रैक्टिकल करवाया होता। जैसे कि सपोज मशीन डिजाइन ड्राइंग एंड कैड करके प्रैक्टिकल्स है, तो उसमें हमको क्रियो उनको सिखाना पड़ता है, ऑटो कैड सिखाना पड़ता है। तो उनको सिखा के ही छोड़ते हैं हम, और स्टूडेंट्स को करवा के लेते हैं कि आप ये कंप्यूटर है, आप उनको प्रॉब्लम्स देते हैं, आप इसे सॉल्व करके दिखाओ, डिज़ाइन करके दिखाओ ऐसा करके। तो क्योंकि उनको फ्यूचर उसी पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग करवा के ही लेते हैं स्टूडेंट्स से। हाँ, जैसे कि सर आपने कहा कि क्रियो पैरामेट्रिक हो गया, ऑटो कैड हो गया, NX कैड हो गया, ये भांति भांति के कोर्सेज है जो कि इंडस्ट्रियल का ट्रेंड है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर को आना ही चाहिए, मस्ट आना ही चाहिए। सिर्फ बीटेक की डिग्री पर तो इस संसार में काम होने वाला नहीं है, आपको स्किल लगेगी। कि मोदी जी हमेशा कहते हैं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, किसकी मदद से, और मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो सर मेरा अगला सवाल यही है कि ये जो एकेडमिक्स होता है, जो कि पूरा श्रेयस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पूरा अच्छे तरीके से सब कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, और इंडस्ट्री जो होती है MIDC कह लो, महाराष्ट्र में MIDC है, तो इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और कॉलेज की रिक्वायरमेंट ये सेम होता है कि कुछ मैकेनिकल इंजीनियर को एक जो फ्रेशर ग्रेजुएट जो निकलेगा बाहर, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो स्किल वो पहले ले ले, या फिर सिर्फ एकेडमिक्स करना चाहिए उसने? एज ए HOD आपका क्या संदेश है स्टूडेंट को, मैकेनिकल ग्रेजुएट्स को, कि उन्होंने किन 4 साल का इंजीनियरिंग होता है उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक रेडी इंजीनियर, जो कि टाटा का एक चलता है इनिशिएटिव, बाटो में तो बहुत चलता है, रेडी इंजीनियर, ये कंसेप्ट क्या है और कैसा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर ने? कुछ एज ए HOD आप बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर इसमें क्या है कि ना एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि एक तो हमको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और स्किल भी आना चाहिए, दोनों के बीच में हमको बैलेंस बनाना चाहिए। और चूँकि हम क्या है इंडस्ट्रियल विजिट है, डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ हमको MOUs करने चाहिए, और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, उनको अपने कॉलेज में बुला के हम लोग लाते हैं, वो एक्सपर्ट लेक्चर डिलीवर करते हैं। और हम स्टूडेंट्स को हमने डिफरेंट रिनाउंड इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल विजिट को लेके जाते हैं। कल ही हम सैटरडे को हमने मेटल मैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड है वाड़ूज MIDC में, वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को लेकर गए थे। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने देखा, पूरा असेंबली लाइन देखा, प्रोडक्शन लाइन देखा, रोबोट्स देखा कि रोबोट्स वेल्डिंग कर रही है, ऑटोमेशन है पूरा सिस्टम। तो TPM का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। तो वो सब जो स्टूडेंट्स ने देखा तो उनको एक लाइव एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई हमको अब क्या सीखना चाहिए।
और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसको 5 डिफरेंट ब्रांचेस में भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को क्या है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के आसपास डिसाइड करना चाहिए कि अभी मुझे कौन सा सेक्टर पे जाना है। तो जैसे कि अगर डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक सेक्टर हो गया, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एक सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस को अपन मिक्स कर सकते हैं, तो 2 सेक्टर हो जाएंगे। फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, वो एक थर्ड सेक्टर है, क्योंकि उसमें एक डिफरेंट नॉलेज ही चाहिए। और फिर आपका थर्मल इंजीनियरिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एक सेक्टर हो गया। फिर इसमें फिर डिज़ाइन एनालिसिस के पार्ट में अगर गए तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, सिमुलेशन, CFD, ये सब एक सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर आ जाता है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक सेक्टर है, PPC, और उसी में अपन ऐड करेंगे तो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ये भी आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल। तो इस तरह से 5-6 सेक्टर होता है। तो थर्ड ईयर में जाते जाते स्टूडेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि अभी मुझे कौन सा सेक्टर में जॉब करना है या मेरा लाइफ कौन सा सेक्टर में। तो जैसे क्या है कि मेरा अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को मैंने चूज़ किया था, मीन्स बीटेक करते करते ही, और इसीलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग में एमटेक ही किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी करके है, वहाँ पे एमटेक इन दैट इज़ द नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरा उधर ही झुकाव था। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स को एक क्या है, अपना एक एरिया, एक सेक्टर चूज़ करना चाहिए और उसी में अपना एक एक्सपर्टाइज गेन करना चाहिए। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए। आप सभी एरिया को लेकर एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट बनना है तो। और उसी फील्ड में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, उसी फील्ड का जो सॉफ्टवेयर्स है उसका स्किल डेवलप करो, उसी फील्ड में स्किल डेवलप करो, तभी आपका चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, दोनों इजी हो जाएगा। आप सारे फील्ड को एक साथ लेकर चलेंगे तो यू विल नॉट रीच एनीवेयर। राइट सर, बहुत अच्छा सर ने 360 डिग्री अप्रोच में आंसर दिया एक क्वेश्चन का कि इंडस्ट्री को तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, आप सबके सभी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक ही चीज़ को पकड़ के रहो। जैसे कि सर ने अलग अलग सेक्टर कहा, डिज़ाइन सेक्टर कहा, PPC सेक्टर कहा, थर्मल सेक्टर कहा, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला सेक्टर कहा, या मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग मेटलर्जी वाला सेक्टर का। कोई तो भी सेकंड या थर्ड ईयर में आपने एक सेक्टर चूज़ करना है और उसमें परफेक्शन लाने की प्रयास कीजिए। परफेक्शन तो कोई भी नहीं होता है, 100% परफेक्ट तो कोई इंसान ही नहीं होता है। लेकिन आप जितना हो सके उतना इफिशियंसी से ज़्यादा काम करके परफेक्शन आने की ट्राई कर सकते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए एक आधे ने डिज़ाइन सेक्टर ले लिया, अभी आपने थोड़ी देर पहले उसका आपने चर्चा की कि क्रियो हो गया, क्रियो पैरामीटर हो गया, ऑटोकैड हो गया। तो सर आपको पता चले ये खुशी होगी कि हमारे जो ABC ट्रेनिंग के सर्वे MD CEO है अविनाश भास्कर चाटे सर, इन्होंने भी यही गैप को फिल करने के लिए, कौन सा गैप, कॉलेज और इंडस्ट्री दोनों के बीच में छोटा सा एक गैप है, एंड 10% चीज़ें कॉलेज दे देता है, स्किल भी अच्छे खासे दे देता है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत गैप रहता है। तो गैप फिल करने के लिए ABC ट्रेनिंग्स इंडिया आगे बढ़कर हाथ उठाता है और कहता है कि अगर आपको डिज़ाइन सेक्टर का करियर चूज करना है तो फिर ABC ट्रेनिंग्स इंडिया इज देयर। यहाँ पर बताते हुए खुशी होगी सर, हमारे पूरे महाराष्ट्र में 10 ऑफिसेस है, अकेले संभाजी नगर में तो 3 ऑफिस है। ये जो अपन अभी पॉडकास्ट ले रही है अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये कंट्री चौक में है संभाजी नगर। दूसरा है सेल्स ऑफिस जो कि उस्मानपुरा में संभाजी नगर। तीसरा है सिडको ऑफिस जे टावर के पास है, तो उसके पास है संभाजी नगर में सिडको। तो ये ऐसे 3 ऑफिस है और ऐसे अलग अलग वर्टिकल हमारे महाराष्ट्र में है, सांगली में है, लातूर में है, पुणे में तो 3-4 है और अभी हम एक्सपांड भी करेंगे। और सर इसकी खासियत क्या है, सर ने जो विजन और मिशन रखा है इस ABC ट्रेनिंग्स को फाउंड करते हुए कि स्टूडेंट्स को ये सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए जो अभी आपने उल्लेख किया, अपन जो बात चर्चा कर रहे थे, ऑटोकैड, क्रियो, ये कैड सेक्टर हो गया डिजाइन का। डिजाइन में अलग फिर 3 सेक्टर है, कैड, कैम, सी। और आपको अब जैसे कि आप कह रहे थे कोई तो भी एक सेक्टर पकड़ा आपने, स्टूडेंट ने, मान लीजिए एक बीटेक स्टूडेंट है, सेकंड और थर्ड ईयर में उसने ठान लिया कि मुझे डिजाइन का सेक्टर करना है, तो वो फिर सेकंड ईयर में उसने मान लीजिए ABC ज्वाइन किया, उसने ठाना कि पहले सेमेस्टर में मैं कैड के कुछ कोर्सेज करूंगा, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, NX कैड, क्रियो, कटिया, इसमें से 2-4 कोर्स, हर सेमेस्टर में एक कोर्स भी किया तो बीटेक होस्ट तक उसके पास पूरा एक बंच ऑफ कोर्सेज हो जाएगा और वो रेडी इंजीनियर बन जाएगा। और वही चाहिए कॉलेज को भी, वही चाहिए इंडस्ट्री को भी, वही चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी को भी, या कोई भी PM को वही चाहिए कि स्किल आनी चाहिए। सिर्फ इंजीनियर तो कैसा, मैंने एक सुना था और रील्स में भी देखता हूँ और यूट्यूब पे भी देखता हूँ, एक क्या करता है, एक आपको शेयर करना चाहूँगा वो चीज़। एक स्टोन होता है
पत्थर उठाता है कोई तो भी एक और ऐसा मारता है और फिर आवाज देता है मैकेनिकल इंजीनियर, तो सब जन ऐसा चिल्लाते यानी इतने सारे मैकेनिकल इंजीनियर हो गए। तो फिर वही रील को मैं बताना चाहूंगा, उसको एक कोप अप किया है मैंने, रील तो बनाया नहीं, मैं सिर्फ मन में एक इमेजिनेशन लाया कि वही स्टोन होगा, वही पत्थर होगा और फेंकेंगे वही इंसान फेंकेगा, लेकिन आवाज देगा क्या वो मैकेनिकल इंजीनियर बोल के नहीं, डिजाइन इंजीनियर बोल के आवाज देगा। तो आवाज शायद एक दो ही आएगी, यानी स्किल मैटर करता है। मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे हो गए, लेकिन ऑटोकैड, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, कटिया, एनएक्स कैम, एसिस वर्कबेंच, हाइपरमेश, एनएक्स नेस्ट्रैन, ये सारी चीजें आने वाले स्किल्ड इंजीनियर वोटों पे गिनेंगे इतने बहुत कम है, जैसे कि लाखों पास आउट होते हैं हर ईयर में, लेकिन स्किल वाले इंजीनियर नहीं है बोल के तो वो जॉब का चल रहा है। तो ये ऐसा मेरा और हमारे MDCO का कहना है, इसलिए ये कोर्सेस हम चलाते हैं। और ये एक बार आप सीख लोगे तो ये जो फिल गैप है 1% का जो गैप है वो फुलफिल कर देता है कैंडिडेट। तो चलो सर, अगला क्वेश्चन आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछता हूँ कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि थोड़ा इरेगुलर है कॉलेज में, किसी कारणवश वो शायद मेडिकल इशू हो सकता है या कुछ भी इशू हो सकता है, वो पहले तो एटिकेटी लगी उसको, पर वो तो भी नहीं संभला, फिर वाईडी पड़ गया तो भी नहीं संभला, लेकिन अब वो साल तो बर्बाद हो गया। लेकिन आपको तो यही पता है कि इंडियन सोसाइटी में फेल्यूर ये वर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, मानते ही नहीं फेल्यूर को। सबको क्या चाहिए? कामयाब इंजीनियर, सिर्फ कामयाबी ही चाहिए। तो मेरा वो स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन है, आप एज ए HOD मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, कि सर क्या सच में एक बार कोई वाईडी या फिर कोई एटिकेट या फेल्योर मिल गया स्टूडेंट को तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता? उसने वो फेल्योर को कैसा कोप अप करना चाहिए, उससे कैसा बाहर आना चाहिए? अगर वो चाहता तो निगेटिव भी ले सकता है, चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकता है। तो आपका मैसेज उन स्टूडेंट्स को जो फेल हो जाते किसी कारणवश या वाईडी पड़ जाते, तो उन्होंने कैसा टैकल करना चाहिए उस सिचुएशन को? वेरी गुड क्वेश्चन सर। लाइफ में क्या है, फेलियर हर एक की लाइफ में होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा MD हो, CEO हो, चाहे कोई भी हो, एवरीबडी हैज़ टू फेस द फेलियर। तो आदमी क्या है, कभी भी बाउंस बैक कर सकता है सर अपने लाइफ में, मतलब लेट वर्ड कभी होता ही नहीं है कभी भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट जिनका वाईडी हो गया है, तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक इच्छा शक्ति होना चाहिए सर। इच्छा शक्ति से बड़ी दुनिया में कोई भी चीज़ें नहीं है। आपको मालूम होगा कि बहुत बड़े जो कैंसर पीड़ित लोग हैं वो भी इच्छा शक्ति की वजह से कैंसर को क्या है, हरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, किसी स्टूडेंट का साल बर्बाद, मतलब यहीं पर प्रॉब्लम यही है हमारे सोसाइटी में कि अरे यार साल बर्बाद हो गया, 2 साल बर्बाद हो गया। तो साल बर्बाद कभी भी नहीं होता है, वो आप उस साल को जिए हैं ना, चाहे कैसे भी जिए हो, बर्बादी को उसमें कोई मैटर ही नहीं है। तो अगर आपको 1 साल बाद भी आ रहे हैं या 2 साल बाद भी आ रहे हैं, तो भी से अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, तो आप डेफिनेटली वापस क्या कर सकते हैं, आप रीएडमिशन ले सकते हैं। सपोज़ आपने 2nd ईयर के बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया, आपको 3rd ईयर में जाना था, 3rd ईयर में आप एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन 2 साल के बाद आपको एक इच्छा शक्ति आई कि नहीं मैं कर सकता हूँ करके, तो आप 3rd ईयर में एडमिशन लीजिए, वहाँ पे फिर रेगुलर लेक्चर कीजिए, जो भी जैसे मैंने बोला रूल्स रेगुलेशंस है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का पॉलिसी है, वो सब फॉलो कीजिए और आप अपना अभ्यास चालू रखिए। ठीक है, हो सकता है आप गैप नहीं पड़ता तो आप पर डे 4 आवर्स अभ्यास करते तो आप क्लियर हो जाता। यहाँ पे आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा अभ्यास कीजिए, 6 आवर पर डे अभ्यास कीजिए, आपका जो भी बैक सब्जेक्ट्स है वो क्लियर हो सकते हैं, आप पास आउट हो सकते हैं, आप में स्किल डेवलप हो सकती है और आप एक नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास एक स्टूडेंट है जो 2 साल गैप के बाद अभी एडमिशन लिया है और वो मतलब 3rd ईयर करने के बाद वो छोड़ दिया था, तो अभी फाइनल ईयर में वो एडमिशन लिया है और हम उसको अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं उसको। तो पीपल और स्टूडेंट कैन मेक बाउंस बैक एनी टाइम, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि कुछ लोग क्या है 4 साल का डिग्री है तो 4 ही साल में कंप्लीट हो जाता है, फिर बाहर बेरोजगार बैठते हैं। उससे अच्छा है अगर आपका 1 साल गैप भी हुआ है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस गैप में या वाईडी पड़ गया है तो उस गैप में आप क्या करो कि कुछ स्किल बेस्ड कोर्स कर लो, जैसे कि आपने बोला कि कैड का कोर्स कर सकते हैं, CNC प्रोग्रामिंग हो गया या क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड CMM वगैरह हो गया। तो जो भी आपका फील्ड में इंटरेस्ट, आगे वही मैं बोला, इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उस फील्ड से रिलेटेड आप, अगर पावर प्लांट की फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप पावर प्लांट से रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं 6 मंथ का या 3 मंथ्स का, तो वो आप उस ईयर में
बर्बाद नहीं होगा नहीं जब आप स्किल डेवलप करेंगे, उस टाइम पीरियड को यूज़ करेंगे। फिर से आप नेक्स्ट ईयर जाके जब एडमिशन चालू होती है अगस्त में, जुलाई अगस्त में, तो आप एडमिशन लेके अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, डिग्री क्लियर कर सकते हैं। तो कोई ऐसा ईयर बर्बाद होने जैसा कोई चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। लेट आदमी कभी होता नहीं है, या वाईडी हो गया तो आप अपना टाइम यूज कीजिए, उसके बाद वापस अपना डिग्री कंटिन्यू कर लीजिए। कोई बहुत लेट नहीं होता है आदमी। जैसे कि आपको भी मालूम है, बहुत लोग को मालूम है कि जो KFC का जो फाउंडर है वो क्या है 65 ईयर्स के एज में एक स्टार्ट किए थे, और आज पूरे वर्ल्ड में उनका क्या बोलते हैं सेंटर्स हैं, KFC सेंटर। तो आदमी लेट कभी भी नहीं होता है जब तक जिंदा है। बहुत अच्छा सर, बहुत ही मोटिवेटिंग आपने कहा है। और ये सभी मैकेनिकल ग्रेजुएट्स को या फिर कोई भी ग्रेजुएट हो जो कि उसने फेल किया है, फेलियर फेस किया है, कोई भी पड़ाव पे हो, चाहे मेडिकल इशू या कुछ गलतियों की वजह से, उसने कोप अप करना है, उससे तुरंत बाहर आना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, नेगेटिव माइंडसेट के तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है ना, 5 साल में, 4 साल में नहीं, 5 साल में होगा, लेकिन वो 1 साल, जैसे कि सर ने कहा, कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हो तो आप 4, 5, 6 घंटे कीजिए, कोप अप कीजिए और बाहर आइए। तो बहुत अच्छा संदेश दिया है, लेकिन कभी भी लेट नहीं होता। और एग्जाम्पल तो सर ने बहुत ही बेस्ट दिया। ये एग्जाम्पल आप सभी को भी अच्छा पसंद आएगा, मैकडोनल्ड वाले का, जिसने स्टार्ट ही 65 ईयर एज में किया है, और वो आज क्या ब्लास्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। आप देख रहे हो, आप जो स्टूडेंट देख रहे होंगे, पिज़्ज़ा खाते खाते मैकडोनल्ड का ही खा रहे, और वो 65 एज में शुरू किया है उसने। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन सर। तो मेरा अगला सवाल उसी को स्टिक रहते हुए है कि ये तो स्टूडेंट की तरफ से था, और एक सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से, लेकिन थोड़ा अलग वे में। मान लीजिए ये तो फेलियर वालों का हो गया स्टोरी। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एक 10th पास आउट बच्चा है। 2 कैटेगरी में इस क्वेश्चन को पूछूंगा मैं। पहला जो 10th पास आउट बच्चा है, उसे मान लीजिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल करना है, उसने ठहरा लिया मैकेनिकल या कुछ भी करना है, डिप्लोमा इन कुछ तो इंजीनियरिंग करना है, मैं मैकेनिकली करना है। और दूसरा एक स्टूडेंट है जो 12th पास आउट है, उसने बीटेक करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो उसने कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे उसको जो चाहिए वो मिल जाए। जहाँ तक कि मेरा अनुभव और मेरे जितना मैंने देखा है और सुना है, सभी बच्चे पूरे इंडिया के क्या देखते सबसे पहले, प्लेसमेंट। क्या सच में सर प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ प्लेसमेंट के ऊपर ही आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और आप प्लेस्ड हो जाओगे? क्या और कुछ फैक्टर्स होंगे? एज एचओडी आप क्या सजेशन देना चाहोगे 10th पास आउट बच्चे को या 12th पास आउट बच्चे को, कि उसने 10th पास आउट रहा तो डीटी की वेबसाइट पे, और 12th पास आउट रहा तो डीएससी की वेबसाइट पे, कि उसने कौन से कॉलेजेस चॉइस करते हुए ध्यान रखना चाहिए, किस किस बातों का? या सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट, या फिर और बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखते हुए वो सेलेक्ट कर सकता है कॉलेज? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्लेसमेंट की बात थी वो 10 साल पुरानी हो गई है, 10 साल 15 साल पुरानी हो गई है। आज की जो दुनिया है वो इनोवेशन पे काम कर रही है, स्किल पे काम कर रही है, आपके नॉलेज पे काम कर रही है। मतलब आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो यू कैन गेट द जॉब एट एनी टाइम ऑफ योर लाइफ। मीन्स आप तुरंत डिग्री कंप्लीट करके भी या 4 साल बाद भी आपके पास नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, तो तुरंत आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेगी। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखो कि कॉलेज का क्या है, जो नेशनल अथॉरिटीज़ है, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, AICTE से अप्रूवल है कि नहीं वो चेक कीजिए। दूसरा कि एक्रेडिशन है कि नहीं है। जब आप क्या है कि फॉरेन जाना चाहते हैं या अब्रॉड में बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक्रेडिशन देखा जाता है कि जैसे कि NBA एक्रेडिशन हो गया या फिर NAC का एक्रेडिटेशन होता है। तो वो एक्रेडिटेशन आपका कॉलेज होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा जो है कि कॉलेज में आपका क्या है, टीचिंग लर्निंग कैसा चालू है, प्रैक्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, उनका कौन कौन से इंडस्ट्री के साथ MOUs है, वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट लेके जाते हैं कि नहीं कॉलेज। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है आपको ये तो स्किल से रिलेटेड हो गया, स्किल डेवलपमेंट होता है कि नहीं वहाँ पे प्रॉपर जो एज पर दी रूल्स जो प्रैक्टिकल्स के लिए जो लेबोरेटरीज चाहिए वो है कि नहीं, वो अपने को चेक करना चाहिए। और दूसरा है कि इनोवेशंस कितने हो रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में, क्योंकि इनोवेशन के बेसिस पर आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। राइट, यू कैन गो फॉर द स्टार्टअप आल्सो। आजकल बहुत सारे IITs NITs में भी या सभी कॉलेज में, हमारे कॉलेज में भी बहुत बच्चे क्या है अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो
वही कहना चाहूँगा कि प्लेसमेंट पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग कितना हो रहा है, इनोवेशन कितना हो रहा है उस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, जॉब भी नहीं हुआ, या सपोज़ कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि रिसेशन आ गया, तो कंपनी खुद अपना मीन्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जॉब कहाँ से देंगे, उल्टा फायर करते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, कितना भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, प्लेसमेंट नहीं दे पाती है रिसेशन के टाइम पे। तो वहाँ पे आपको अगर इनोवेशन है, आपके पास स्किल है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे आपने काम किया है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हुआ है आपका, तो आप खुद का एक स्टार्टअप खोल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होना चाहिए आपके पास, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि बिजनेस में आजकल एक बार आपका सेटअप हो गया तो आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लाखों लोगों को खुद ही जॉब दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज में ये चेक किया जाए कि वहाँ इनोवेशंस के काम चालू हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो रहा है कि नहीं, और प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, टीचिंग लर्निंग्स हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है सर। तो अभी तक के सवालों के सारे अच्छे और 360 डिग्री अप्रोच में सर ने जवाब दिए एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और काफ़ी अच्छे तरीके से सर ने बहुत डिटेल और बारीकाई से आंसर दिए। तो मेरा अगला सवाल ये है सर कि मैकेनिकल इंजीनियर एक बन गया, समझो जो भी बीटेक होल्डर, मान लीजिए उसने एमटेक भी नहीं किया, सिर्फ बीटेक होल्डर है वो, तो वो क्या सिर्फ कब तक इंडिया में वो जॉब 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 चिल्लाते रहेगा? कभी तो भी इंडिया ने ऐसा सोचना चाहिए कि वी आर ऑन नॉट ओनली सिर्फ जॉब लेना है, कभी तो भी उसने देने की सोचनी चाहिए, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ सर, सही पहचान रहे आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर उसके पास क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए मैकेनिकल ग्रेजुएट के पास कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके? वेरी नाइस क्वेश्चन सर। ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जॉब ही क्यों ज़रूरी है, लोगों को जॉब ही क्यों करना है। देयर आर अदर थिंग्स टू डू। उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो स्टार्टअप है, या फिर ये हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जिसको। तो ये बहुत बेस्ट स्किल है जो हर एक आदमी में होता है। और हम कुछ ना कुछ कहीं भी खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, पहन के देखते हैं, या फिर उसको अच्छे से देख के बार्गेनिंग करके हम उसको खरीदते हैं। तो हम वही चीज़ें तो एक एंटरप्रेन्योर में होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट में क्या है, अगर आपने स्किल डेवलप किया तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं सर, आप बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिज़ाइन के ही फील्ड में बात करूं तो जिसको अगर डिज़ाइन में एक्सपर्ट है तो डिज़ाइन कंसल्टेंट बन सकता है। मतलब आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को चैलेंज कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे फेलियर्स है, डिज़ाइन फेलियर्स है, तो मशीन डिज़ाइन से जो भी उसका नॉर्म्स है उसकी बेसिस पे आपका प्रोडक्ट फिट नहीं बैठ रहा है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो उसके प्रोडक्ट को, और उसको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करके आप एक अपना खुद का एक फर्म खोल सकते हो। दूसरा कि सपोज़ अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक्सपर्टाइज है तो आप सपोज़ एक कास्टिंग प्रोसेस है, तो एक लॉस्ट वेक्स कास्टिंग प्रोसेस है सर, जिससे क्या होता है कि ज्वेलरीज बनती है। तो आप अपना खुद वो उस प्रोसेस में आप एक्सपर्ट हो गए तो खुद का एक आप ज्वेलरी मेकिंग कंपनी बना सकते हैं। अगर आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है तो आप जितने भी पावर प्लांट कंपनीज हैं उनको एज अ कंसल्टेंट आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें आप एक छोटा सा प्रोडक्ट का वेंडरशिप ले सकते हैं और उनको सप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी आजकल के डेट में क्या हो रहा है, जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो ट्रेडिशनल वे से, जो 20 साल पुराना 50 साल पुराना जो टेक्नोलॉजी है उसी से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है, तो आप कार्बन इमिशन जो क्लाइमेट चेंज का जो वर्ल्ड का जो नॉर्म्स आ रहे हैं, तो आप उस सेम प्रोडक्ट को आप कम कार्बन इमिशन करके कम एनर्जी कंज्यूम करके आप अगर बनाते हैं तो वही इनोवेशन हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट कम कॉस्ट भी हो जाएगा, और चूँकि आप कम कार्बन इमिशन कर रहे हैं तो जो भी इंटरनेशनल कंपनीज़ है, MNC कंपनीज़ है, वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर।
आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं डिज़ाइन के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आप एक मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। देयर आर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, PPC। बहुत सारे कंपनीज का PPC ही आज के डेट में मतलब अच्छे नहीं है, वही 50 साल पुराना टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। उसमें आप नया कुछ कर सकते हैं, मैनेजरियल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, TPM हो गया, जीरो डिफेक्ट्स हो गए, देन जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा, क्वालिटी कंट्रोल, काइजन, इससे भी आगे जाके आप काम कर सकते हो और नए इनोवेशंस करके आप अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर का सवाल का जवाब दिया है सर ने। मैं मानता हूँ जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा और मैकेनिकल ग्रेजुएट होगा जो कि घर पे बैठा होगा, उसके सारे जितने डाउट्स थे एज ए एंटरप्रेन्योर जो कि मैकेनिकल इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, सर ने एक एक सेक्टर को डिटेल में और बारीकाई से 360 डिग्री अप्रोच ध्यान में रखते हुए पूरा कहा है कि अगर आपको थर्मल में जाना है तो वो कौन सी स्किल चाहिए, डिज़ाइन सेक्टर के लिए कौन सी स्किल चाहिए। और फिर से बताना चाहूँगा सर आपको, अगर आपको डिज़ाइन सेक्टर में जाना ही है तो अगर आपको कोई भी बच्चा है जिसको डिज़ाइन सेक्टर करना है तो ABC ट्रेनिंग्स इज ऑलवेज देयर। ABC ट्रेनिंग्स से इंडिया, आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी सर फिर से एक बार कि ABC ट्रेनिंग्स में आपको जो इंटरप्रेन्योर को जो स्किल चाहिए कैड कैम और CE सेक्टर में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सहूलियत में दी जाती है और आपके हिसाब से। और सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, हम ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर घर पे कोई बच्चा सुन रहा होगा और जिसकी इच्छा है अंदर से एंटरप्रेन्योर बनने की, और या फिर ये एक क्राइटेरिया का स्टूडेंट है, दूसरा जो कि YD वगैरह हो गए, आपने उन्हें सजेशन नहीं दिया कि आप कुछ कोर्सेज कर लीजिए ऐसे स्टूडेंट, और तीसरा जो रेगुलर है उसे भी स्किल लेनी है, तो ऐसे 3 कैटेगरी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं ABC में, तो आपका उसमें बेनिफिट ही होगा क्योंकि स्किल कभी वेस्ट नहीं होता। ऐसा ही आपने भी यही कहा है अभी, और सर के बोलने के मुताबिक आप एक्सपर्ट बनिए, एक्सपर्टीज पे ध्यान दीजिए, कोई भी एक सेक्टर चुनिए। आप सभी सेक्टर में मास्टर कोई भी नहीं है दुनिया में। देखिए कोई स्टूडेंट बोलेगा मुझे थर्मल भी आता है, मुझे PPC भी आता है, मुझे डिज़ाइन में आता है। हाँ आता होगा लेकिन परफेक्शन नहीं होगा। तो मेरा भी यही मानना है और सर ने भी एकदम सही कहा है कि आप एक ही सेक्टर को पकड़ो, उसमें परफेक्शन की ओर ध्यान दीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और सर इसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए सर। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्या है स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, वो एक स्कीम है जो गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक कॉलेज में ओपन की हुई है और वहाँ पे उन्होंने कॉलेज वालों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के फील्ड में ट्रेनिंग दीजिए करके। और गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे MSME हो गई, और ये सब क्या कर रहे हैं आजकल हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर 6 मंथ में। कॉलेजेस भी क्या कर रहे हैं, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया जो है उसके अंडर भी बहुत सारे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके हर साल में क्या होता है, उनका प्रॉब्लम्स आते हैं डिफरेंट कंपनीज़ का, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करके अपना आइडिया देते हैं। और जिनका आइडिया सेलेक्ट होता है उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है और एक फिक्स्ड लगभग 1 लाख रुपया अवार्ड भी देती है। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, कॉलेजेस भी ले रहे हैं, बट क्या है स्टूडेंट्स को अभी यहाँ पे माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अपना डेवलप करना पड़ेगा। तो एक इनोवेशंस है, किसी स्टूडेंट के पास है कुछ आइडिया है न्यू प्रोडक्ट का, न्यू सर्विस का, न्यू कंसल्टेंसी फर्म्स का, तो वो आइडिया सिर्फ वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है और आपका अगर आइडिया इनोवेटिव है, अच्छा है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं पूरे स्टेट्स में, पूरे इंडिया में। तो किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर के पास आप जाएंगे तो वो आपके आइडिया को एज अ प्रोडक्ट और या एज अ सर्विस ग्रो करने में आपका 100% वो हेल्प करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स से ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप माइंडसेट चेंज कीजिए, जॉब के अलावा आप बिजनेस माइंडसेट भी डेवलप कीजिए। और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप बना के ही छोड़ेंगे। बहुत ही अच्छा सर ने एकदम बहुत ही डिटेल में आंसर दिया है ये क्वेश्चन का कि एंटरप्रेन्योर अगर मैकेनिकल ग्रेजुएट को बनना है तो उसने क्या करना चाहिए। और उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैं, सर ने डिटेल में सब बताया। MCED बोल के एक महाराष्ट्र में भी संस्था है, मैं क्या महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ध्यान देती है, उद्योजकता विकास केंद्र बोलते हैं उसको मराठी में। तो वो भी इसी चीज़ पे फोकस करती है, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करती है। तो आप इस सब संस्था से, कॉलेज से कनेक्ट रह के इनके थ्रू, हैकेथॉन के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप
एक अपने आइडिया को ऊपर तक यानी सेंट्रल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। मैं तो कहूँगा ग्लोबल लेवल तक भी पहुंच जाता है। अगर आप में अगर कुछ है, आप में अगर चमक है तो वो रुकता नहीं है, वो स्टार की तरह चमकेंगे ही आप। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बहुत डिटेल में आंसर जान के, मैं भी खुद इंस्पायर हो गया आपके आंसर की वजह से। अगला मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ टफ सिचुएशन आया ही होगा कभी ना कभी अभी तक के करियर में, तो ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आया होगा तो आपने उस समय को कैसे कोप अप किया, और आप अभी जो सक्सेसफुल हमें दिख रहे हैं एज ए HOD, आप पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज ABC पॉडकास्ट में आ रहे हैं, तो उस टफ सिचुएशन में से आप कैसे कोप अप करें, तो वो स्टूडेंट को बताइए। सर जैसे ही मेरा क्या हुआ था, 12th क्लास के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ था गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पे मैं 2 महीने ही लेक्चर के लिए गया था। उसके बाद हम लोग ऑटो से जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें मेरे पैर को मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई थी। तो फिर मतलब 2 महीने तक मैं लेक्चर नहीं कर पाया था। 1.5-2 महीने तक रेस्ट में था, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता, हाथ पैर में थोड़ा ज़्यादा ही चोट आ गया था। तो उस टाइम मुझे लगा था कि अभी आगे मैं इंजीनियरिंग कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर मेरा पैर ठीक होगा कि नहीं होगा। तो वो मेरे लाइफ का सबसे टफ सिचुएशन था सर। तो उसमें से सर ने कहा उस तरीके से आपने कोप अप भी किया? यस सर। और फिर जैसे ही मतलब अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम से पहले मैंने क्या हुआ, ठीक हो गई मेरी तबीयत, और प्लास्टर लगा के ही मैंने 1-2 पेपर दिया था एग्ज़ाम। और मैंने क्योंकि घर पे बैठे बैठे अभ्यास भी करता था, तो मैं उस टाइम मैथमेटिक्स से जो M1 सब्जेक्ट था उसमें मैंने क्लास टॉप भी किया था सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। यस सर। तो ये देखिए, अगर HOD के पद पे ये सर है और इन्होंने अगर इतने सारे टफ सिचुएशन को कोप अप करके ये यहाँ तक पहुँचे, तो सोचिए। और एक बात तो मैं मानूंगा, ये मैं खुद जानता हूँ और मैंने भी फील किया है कि मैकेनिकल इंजीनियर में कुछ तो बात होती है जो कि हर चीज़ को वो सह लेता है। कुछ तो है ये मैकेनिकल ब्रांच में, जो भी जाता है ना, टफ सिचुएशन उसके लाइफ में आती है लेकिन वो उसमें से बहुत जल्दी निकलता है। ये ब्रांच की खासियत ही है, मैं कहना चाहूँगा। और सभी स्टूडेंट को यही कहूँगा कि टफ सिचुएशन आएंगे, आपको भी आपके लाइफ में, किसी को स्टार्टिंग में आते, किसी को एंड में आते, किसी को मिडल में आते, आएंगे ज़रूर। आपने उसमें घबराना नहीं, डट के सामना करना है, तो सक्सेस और सफलता, आपकी कामयाबी आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगी। सफलता आपको रास्ता दिखाएंगी। और मैं हमेशा मानता हूँ कि गॉड्स प्लान इज़ वेरी ग्रेट। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपको डर लग रहा था कि प्लास्टर लग गया था कि मैं पेपर सेमिस्टर एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, लेकिन गॉड इज़ ग्रेट, आपको भगवान की कृपा से आपने दे पाए और तुरंत एग्ज़ाम के पहले ही आपने थोड़ा बहुत अच्छा खासा ठीक हो गया आप, और एग्ज़ाम आप लिख पाए। और आज आपके सामने रिजल्ट है कि सर एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद ABC पॉडकास्ट में है और अपने विचार साझा कर रहे हैं, और जो कि लाखों बच्चों को मोटिवेशन इस पॉडकास्ट के बाद मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर फॉर मोटिवेटिंग ऑल ऑफ अस मैकेनिकल इंजीनियर्स। और अगला मेरा सवाल चलते हैं सर पेरेंट्स की ओर। पेरेंट्स का एक क्वेश्चन है, समझो ये मैं एज ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पेरेंट को, और ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए एक आधा स्टूडेंट है, बच्चा है जो कि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, yes. और वो फेल्यूर मिला है उसको, YDP हुआ है, ऐसा कंडीशन है। तो समाज तो आपको पता ही है कि एक थ्योरी बताना चाहूँगा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वेस्टर्न कल्चर में एक थ्योरी है कि सिलिकॉन वैली की थ्योरी, वहाँ पर फेलियर को ज़्यादा के ज़्यादा स्कोप है, जितना ज़्यादा फेल हो गए उतना वो बोली लगाते, शेयर मार्केट की तरह। yes, ये ऐसा वेस्टर्न कल्चर है, और जितना ज़्यादा फेल उतना ज़्यादा ऊपर बोली लगती है। और अपने इंडियन कल्चर जैसे कि शार्क टैंक में भी आप देखते हैं, वो लगे रिजेक्ट कर देते, फेल हुआ कि लगे चलो कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। और यही मेरा सवाल है फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक आधा बच्चा फेल हो गया या फिर लाइफ में उसको कभी फेल्योर मिला, तो सोसाइटी तो इस तरीके से देखती है कि ये गया काम से, लड़का अब आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, लड़का है लड़की जो भी है मैकेनिकल इंजीनियर। तो मेरा आपको एक क्वेश्चन ऐसा है कि पेरेंट्स ने बच्चों के किस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन खतरनाक है, जेन जी जनरेशन बोलते हैं, सबसे फास्ट जनरेशन है। अगर आप इनको अगर चैनलाइज कर देंगे इनके यूथ के पावर को और खास करके मैकेनिकल पावर को, तो दे विल ब्लास्ट एवरीथिंग। ये मैं मानता हूँ और मैं प्रूफ कर रहा हूँ, और सब देख रहे भी है यहाँ पे। और सभी मैकेनिकल ग्रेजुएट्स को यही बोलना चाहूँगा कि ये जेन जी खतरनाक है, सुन के है, और उनमें बहुत ताकत भी है।
तो पेरेंट्स ने इस जेन जी को, ये जनरेशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? क्या उन्होंने हॉबी की तरफ अपने बेटे बेटी के देखना चाहिए, या स्किल की तरफ देखना चाहिए, या सिर्फ सक्सेस देखना चाहिए कि 100% ला रहा है, 98% ला रहा है? तो ये कौन सा मापदंड है जिसमें आप अपने बेटे या बेटी को देखें, और आपका क्या सजेशन है पेरेंट्स को कि ये जनरेशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए पेरेंट्स ने? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली क्या है, कभी कभी हमको ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए किसी का, क्योंकि ज़्यादा इंटरफियर करते हैं तो बच्चे और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, मीन्स आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। हमेशा स्टूडेंट्स को क्या है, मोटिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है, पूरे ये एक पेरेंट का भी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे सोसाइटी का जिम्मेदारी है। क्योंकि कैसा है कि सभी लोग अगर किसी को बार बार अपन बदनाम करेंगे या बेइज्जत करेंगे तो वो क्या है, और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो इसीलिए उनके जो इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए कि अगर कोई, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता है तो उसको फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि तुम इंजीनियर ही बनो। उनका जो इंटरेस्ट है, अगर वो सिंगर बनना चाहते हैं तो उसको सिंगर ही बनने देना चाहिए। अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है उसको पेंटिंग करना चाहिए, जो डिज़ाइनर बनना चाहता है तो डिज़ाइनर बनना चाहिए। अगर कोई रोबोटिक्स फील्ड में जाना चाहता है तो रोबोटिक्स बनना चाहिए। अगर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहता है तो मतलब उसके इंटरेस्ट, या फिर अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, या एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ बिजनेस करना चाहता है, या कुछ सर्विस देना चाहता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको इच्छा शक्ति पूछनी चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और उसी फील्ड में उसको क्या है, ग्रूम करना चाहिए। मतलब उसी फील्ड में उसका ट्रेनिंग करवाना चाहिए, उसी फील्ड में उसका अभ्यास करवाना चाहिए, उसी फील्ड में उसका स्किल डेवलप करना चाहिए, उसी फील्ड का ही उसको बुक पढ़ना चाहिए। तो मैं जैसे पहले ही बोला कि एक फील्ड चूज़ करके उसको उसी फील्ड में ग्रूम करना चाहिए, सो दैट कि वो एटलीस्ट, हम किसी भी आदमी के सबसे फाइनली हम लोग कितना भी अभ्यास कर लें, कुछ भी बिजनेस करें, हमारा मेन एट लास्ट मनी मैटर्स बोलते हैं। मतलब जो पैसा कमाते हैं, एटलीस्ट जीवन यापन के लायक तो आदमी को पैसा कमाना चाहिए। तो किसी भी फील्ड चूज़ करो, उसको उसी फील्ड में ग्रूम करो और पैसा कमाने लायक बनाना चाहिए। मेरा ऐसा ओपिनियन है सर। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सभी पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे घर पर, कि पेरेंट्स ने श्री कृष्ण की भूमिका में रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कोई भी शस्त्र उठाया नहीं था, सिर्फ वो अर्जुन जी के गाइड बने थे। सारा लड़ा युद्ध अर्जुन ने। कहते ऐसा कि युद्ध लड़ा अर्जुन ने, लेकिन रचा था पूरा कृष्ण जी ने। तो कृष्ण जी की भूमिका में आना चाहिए पेरेंट्स को। सिर्फ आपने देखना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। और सर ने एक पॉइंट को मैं यहाँ पे अधोरेखित और मुद्दा अधोरेखित करना चाहूँगा। सर ने कहा इच्छा शक्ति। हर बार सर ये वर्ड बार बार ला रहे हैं, और सच में इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। तो बहुत ही अच्छा सर ये आपने एक्सप्लेनेशन दिया पेरेंट्स को संदेश। तो मेरा अगला सवाल है टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर्स के लिए आपका क्या संदेश है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में है, लेकिन सर बहुत अभी तो सुन के ही है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही चरम सीमा पे चल रहा है अभी मार्केट में। और एक कंसेप्ट मैंने भी देखा है वीडियो कि यूट्यूब पे तो बहुत फेमस चल रहा है कि ये जो वो कन्वेंशनल ब्लैक बोर्ड और पेन है वो नहीं रहेगा, बोले अब ऐसा मिथ बनाया जा रहा है। एक एआई टीचर, एआई रोबोट होगा और पूरा क्लास होगा और वो एआई टीचर ही पढ़ाएगा। तो टीचर्स लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सच में ऐसा होगा कि टीचर की जरूरत ही नहीं रहेगी मैकेनिकल सेक्टर में? खासकर मैकेनिकल जैसे टफ सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, सॉम, अप्लाइड मैकेनिक्स, देखते ही पसीने छूटते सेकेंड ईयर में तो बच्चों के। बाद में अलग अलग भांति के सब्जेक्ट है, मशीन डिजाइन, पीपीसी तो देख के ही बोलते इलेक्टिव होगा तो नहीं लेंगे में। तो क्या सच में जो कन्वेंशनल टीचर है वो रिप्लेस कर पाएंगे ये एआई रोबोट कन्वेंशनल टीचर को? क्या लगता है सर आपको? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मीन्स एआई जो है कभी भी जो कन्वेंशनल टीचर है किसी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। क्योंकि कैसा है, एआई सिर्फ एक, अगर हम उसको प्रोग्रामिंग किया है या एआई खुद से लर्निंग भी किया है तो वो जो दुनिया में ऑलरेडी है उसी से वो लर्निंग करेगा। ओके, तो एआई सिर्फ क्या, अगर सपोज हमने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया या मैन्युफैक्चरिंग का उसको पढ़ाने के लिए दिया, ओके, तो वो वही चीज़ें पढ़ाएगा जो पूरे दुनिया में अवेलेबल है, बुकिश चीज़ों को वो पढ़ाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ इंडिया में एक एआई जो है वो पढ़ा रही है, तो वो सपोज एआई को अगर अमेरिका का बॉश कंपनी है, अमेरिका में कोई प्लांट है,
ओके, या लंदन में कोई प्लांट है या जर्मनी में कोई प्लांट है, उसका एग्जाम्पल देगी बच्चों को। हाँ। तो वो यहाँ के बच्चे उसको कैसे समझेंगे, उनके जो मेथडोलॉजीज है, या जर्मन लैंग्वेज में समझा सकती है वो, या फिर जर्मन कंपनी के बारे में बता रही है, तो बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज है जर्मन कंपनी का वो जर्मन लैंग्वेज में है, जापानीज़ कंपनी का जो टर्मिनोलॉजीज है वो जापानीज़ लैंग्वेज में है। और यहाँ इंडियन बच्चों को अगर एआई क्या करेगी, समझा रही, तो वो टर्मिनोलॉजी अगर यूज कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, जो आजकल बहुत सारा मिस्टेक्स एआई कर रही है, तो यहाँ के बच्चों को समझ में कैसे आएगा, पहले चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि सपोज़ कि कोई बच्चा क्लासरूम में, उसको नींद आ गया, उसको झपकी लग गई, ठीक है, तो एआई जो टीचर रहेगा वो क्या करेगी, उसको ना जगा पाएगी, या जगाएगी भी तो आवाज़ दे के ही जगा पाएगी। हाँ। उसको वहाँ पे वो मोटिवेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पे क्या है, जो टीचर है, ह्यूमन टीचर है, वो क्या करेगा कि उसको अगर कोई सो रहा है तो उसको दो तरीका है, तो डांट के जगाएगा या फिर एक प्रेम से भी समझाएगा और उसको मोटिवेट करेगा, या कुछ एक इंटरटेन करने की कोशिश करेगा बीच में क्लास को, सो दैट, या कुछ ऐसा लाइव जोक सुनाएगा जो अभी बीच में चल रहा है। ओके, तो उस ऐसा इंटरटेन करके क्लास को क्या करेगा, वो 2 मिनट के लिए उनका जो बोरिंग हो रही है क्लास, उसको वो क्या कर सकते हैं, इग्नाइट कर देगा वापस, और वापस अपने जो मेन पॉइंट है उस पर वो टीचिंग करना स्टार्ट कर देगा सर। तो ये जो काम है वो एआई नहीं कर सकती है। तो क्या बोलते हैं, एक राहत इंदौरी का शायरी है कि लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, एआई का अभी जो आग लगी हुई है सर, तो मतलब सभी घर क्या है उसमें एक आ चुके हैं, लेकिन वैसा नहीं है। सभी को, हमको एआई को अवॉइड भी नहीं करना चाहिए और उतना ज़्यादा अपने लाइफ में इंटरफेरेंस भी नहीं होने देना चाहिए सर। तो एआई कभी भी एक जो नॉर्मल ह्यूमन टीचर है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन सर। तो सभी टीचर्स को, ट्रेनर्स को यही संदेश सर की तरफ से है कि, और सच में है कि एआई का रिप्लेस नहीं हो सकता कन्वेंशनल टीचर, क्योंकि एक इमोशनल क्वोशंट बोल के चीज़ रहता है जो कि एक टीचर ही कर सकता है। जैसे कि अपने भारतीय संस्कृति में कहा गया है, गुरु मानते हैं, गुरु बोले तो ब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी तरह से गुरु को ध्यान ध्यापन करते हैं, उसमें भगवान का वास होता है गुरु में। तो वो चीज़ें एआई नहीं कर पाएगा। तो ये तो सिर्फ एक बना रहे मिथ मार्केट में उनके धंधा चलने के लिए कि एआई आएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो टीचर्स ने, हाँ, लेकिन सर ने एक बहुत अच्छी बात की टीचर्स के लिए कि आपने उससे घबराना नहीं है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे वे में, नोट्स वगैरह। जैसे कि वो चीज़ बनाने को अपने को 4 घंटे लग रहे होंगे, तो अभी 2 सेकंड में मिल रहा है नोट्स, वही नोट्स टीचर बता सकते हैं। उसका एक समय के साथ, जैसे कि हमारे एमडी सीईओ हमेशा कहते हैं, अविनाश चाटे सर जी, कि आपको समय के साथ चलना है, आप पीछे भी मत रहिए ना आगे भी मत भागिए, समय के साथ चलिए तो समय आपको साथ देगा। और बात एआई की हुई तो सर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल सेक्टर में भी एआई ने कदम रख दिया है। yes, मैं एक बताना चाहूँगा, एबीसी ट्रेनिंग्स में एआई का एक है कोर्स जिसका नाम है जिस मैकेनिकल के डिज़ाइन सेक्टर। जैसे कि आपने कहा किसी ने बच्चे का सपना जिस चूज कर लिया उसने डिज़ाइन सेक्टर, उसमें कैड आपको पता ही होगा, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, ये सबको पता है, कन्वेंशनल कैम के भी पता है, सीई के भी, एनसीसी वर्कबेंच वगैरह पता है। अभी ये न्यू इन मार्केट है, जनवरी में ही लॉन्च किया है हमने, उसका नाम है जू। वो एक एआई ड्रिवन मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है। जी हाँ सर, बहुत आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लगेगा। और एबीसी ट्रेनिंग्स इंडिया इज द फर्स्ट इन इंडियन मार्केट टू लॉन्च दिस सॉफ्टवेयर। अभी जनवरी में ही सर ने लॉन्च किया है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि सर ने वो काम रिसर्च का मुझे दिया था, मेरे और सर के गाइडेंस में और पूरे मैकेनिकल टीम के रिसर्च के बाद ये कोर्स हमने लॉन्च किया। उसका नाम है जू। ये क्या करता है सर, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। ये जो माइक है, अपन जो बात कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोडक्ट है, सरफेसिंग, जो मोबाइल से, ये जो वायर से, ये स्प्रिंग से, हर जगह मैकेनिकल है। मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ सॉफ्टवेयर से अलग अलग, तो यही कहता हूँ, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं सर मैकेनिकल तो खत्म हो गया, लास्ट में अपन उस पर ही बात करेंगे। तो मैं उनको वही कहता हूँ, जब तक मोशन है तब तक मैकेनिकल है, बस उसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा मैं। तो फिर बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। अपन लास्ट में वही आएंगे बात पे, लेकिन उस बात को कंटिन्यू करता हूँ कि जू में क्या होता है सर, अगर आपको जग डिजाइन करना है, पानी पीने का जग, तो उसको बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, 8-8 दिन डिजाइन करना पड़ता, तब जाके बनता है एक्चुअल मार्केट में भी। जू सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपने डाल दिया, टाइप कर दिया डिजाइन है जग ऑफ 50 mm डायमीटर, उसके जो टर्मिनोलॉजीज डाल दिए और एंटर मारा, आपके सामने 2 मिनट में जग तैयार। ऐसा टेक्नोलॉजी है और जो मैकेनिकल में है, और वी आर द फर्स्ट इन मार्केट टू लॉन्च दैट।
ओके ग्रेट। तो ऐसा चल रहा है मार्केट में। और कुछ सालों के बाद डेफिनेटली सर भी डैम श्योर है कि हर सॉफ्टवेयर में, जैसे कि हर ऐप में आप देख रहे होंगे अभी एआई आ रहा है, वैसा हर सॉफ्टवेयर में आएगा। ऑटोकैड में भी कोपरे पे आएगा, सॉलिड वर्क्स में भी आएगा, एआई का ऐसा एक वर्जन आ जाएगा। इसकी शुरुआत एबीसी ने कर चुकी है। तो जैसे कि अपनी चर्चा चल रही थी, अलग अलग मुद्दे को अपन कवर कर रहे थे, एचओडी हमारे साथ एचओडी सर है। तो सर मेरा अगला सवाल है कि बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं मार्केट में अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बच्चों में तो इतनी संभ्रमावस्था आ चुकी है कि क्या सच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को स्कोप नहीं है, ख़त्म हो गया। हाँ, मैंने जब एडमिशन लिया तब तो बूम था। जब मेरे ज़माने की बात करो, जब मैं मैकेनिकल सेक्टर में एडमिशन लिया तब तो मैकेनिकल को बूम था। हर ब्रांच का टाइम आता है। अभी टाइम पीरियड आईटी का उसका चल रहा है, क्योंकि सप्लाई डिमांड रेशियो के हिसाब से चलते रहता है। तो आप एज अ एचओडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सच में ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो मैंने सुना है और आपने भी सुना हो कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ये एवरग्रीन ब्रांचेस है, तो आपकी क्या राय है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या सच में आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा सर, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी मैकेनिकल ब्रांच, क्योंकि कैसा है कि हमें को हर सेक्टर में मैकेनिकल प्रोडक्ट्स का तो ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्योंकि हर एक चीज़ मैन्युफैक्चर करना है या वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग रोबोट आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं जिसको रोबोट्स भी वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं या रोबोट्स भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, एरोस्पेस ले लो, या फिर कोई भी डिज़ाइन सेक्टर ले लो, डिज़ाइन में भी अगर एआई आ चुका है, उसके बावजूद बहुत सारे कॉम्प्लेक्स या इनोवेटिव चीज़ें हमको अगर डिज़ाइन करनी हैं तो वो एआई नहीं कर पाती है या नहीं कर पाएगी फ्यूचर में भी, क्योंकि जो कॉन्टूर्स है या कॉम्प्लेक्स शेप्स जो हम लोग जनरेट करते हैं या फिर हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको अगर हम लोग एक फेयर इसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो एआई वैसा नहीं कर पाएगी। जो जैसा मेरा इमेजिनेशन है, मेरा इतना सपोज़ मेरा अगर एक 36 एज हो रहा है, 36 का जो एज में मैंने जितना भी सीखा स्टार्ट से लेकर अभी तक का, तो जो भी चीज़ें देखा मैंने उसका इमेजिनेशन को मैं एक पेज में निकाल सकता हूँ। और वो क्या है इमेजिनेशन, वैसा इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस एआई को नहीं है, तो वो इतना इमेजिनेशन वो करके डिज़ाइन नहीं कर पाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग हमेशा ह्यूमन क्या है जुगाड़ करता है कोई भी चीज़ का, तो एआई के पास कुछ जुगाड़ नहीं है। अगर हमारे पास सपोज कुछ एक ये माइक नहीं है तो हम दूसरा माइक लगा के इमीडिएटली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक अगर एआई को प्रोग्राम किया हुआ है कि 4 कैमरा कंपलसरी है इस रिकॉर्डिंग करने को, तो उसको 4 चाहिए तभी वो रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन फोटोग्राफर, वो एक कैमरा में भी घूम घूम के वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकती है। और इन द फील्ड की एनर्जी जो सेक्टर है वो क्या है, मैकेनिकल का ही एक सेक्टर है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो चाहे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो। तो एआई को रन करने के लिए, उसके सर्वर रूम को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। हमारे जो इंटरनेट जहाँ से आ रहे हैं या यूट्यूब का सर्वर है, किसी भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसका सर्वर है, उसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो जो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए ही ना। तो एनर्जी जनरेट करने के लिए तो हमको पावर प्लांट चाहिए ही, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो चाहे दूसरे पावर प्लांट कन्वेंशनल वाले हो, कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल हो। तो चाहे कन्वेंशनल पावर प्लांट हो चाहे नॉन कन्वेंशनल हो, मैकेनिकल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे मस्ट ही है। और जितने भी चाहे माइक हार्डवेयर अपने को बनाना है, एआई के लिए कुछ भी हार्डवेयर बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर तो चाहिए ही चाहिए। तो मैकेनिकल ब्रांच जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाली, मेरा ऐसा मानना है। बहुत ही अच्छा सर ने ये मोटिवेट किया है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, इसी चैनल पे आपको मेरा पॉडकास्ट भी मिलेगा, तब भी मैंने कहा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी ख़त्म नहीं होगा। आज सर ने भी वही कहा है। ये जो सेटअप अभी जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, माइक, इट्स अ मैकेनिकल प्रोडक्ट। ये जो स्प्रिंग हो रहा है, इट्स अ मैकेनिकल प्रोडक्ट। तो आप चारों तरीके से मैकेनिकल से घिरे हुए हैं। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लास्ट में मैं सर का 2-4 समरी एक मांडूंगा। सर ने एक बहुत अच्छा वर्ड का यूज़ किया है जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलूँगा, खास करके मैकेनिकल ग्रेजुएट्स को, इच्छा शक्ति। सिर्फ मैकेनिकली नहीं, कोई भी सेक्टर में, पूरे वर्ल्ड में अगर आपके पास इच्छा शक्ति होगी, जो कि सर ने बार बार उसको अधोरेखित किया है, अगर इच्छा शक्ति होगी तो कोई भी ब्रांच छोटी नहीं और कोई भी ब्रांच बड़ी नहीं। अगर इच्छा शक्ति होगी तो
अर्जुन जो हार गया था गीता का, कृष्ण जी का ज्ञान सुन के वो इतना इग्नाइट हो गया कि अकेले दम पे सारे योद्धाओं को हरा दिया। तो इच्छा शक्ति थी उनके पास। वैसा ही आप सभी, आज तो रामनवमी है सर, और हनुमान जी के पास तो भूल गए थे खुद की ताकत, तो आपको ही पता होगा। उन्हें जामवंत जी की तरह टीचर मिले थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप महाबली हो, तो उन्होंने पूरा का पूरा समुद्र लांघ दिया श्रीलंका का। तो ऐसे ही सारे जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है वो सब के सब हनुमान है, आप में छुपा हुआ हनुमान है। और जितने भी आपको जो भी लाइफ में टीचर मिलेगा वो जामवंत जी की तरह है। आप उन्हें पोलाइटनेस रखिए, विनम्रता रखिए उनके साथ, और इच्छा शक्ति प्रबल रखिए, तो आप सच में लंका लगा देंगे पूरी दुनिया की। ये बात मैं इस रामनवमी के पावन अवसर पर कहना चाहूँगा। और अभी लास्ट एक रैपिड फायर खेलते हैं सर, अपन एक क्वेश्चंस का रैपिड फायर होगा जिसमें आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन सर आपको, अगर आप HOD नहीं होते, मैकेनिकल इंजीनियर भी नहीं होते, तो आप क्या होते? मैं फार्मर होता सर, खेती करता सर। खेती करते, ठीक है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में होते, आप एक बड़े पोजीशन पे होते, कोई भी, मतलब अभी आप हो ही बड़े पोजीशन पे, लेकिन ऐसी पोजीशन पे जिससे इम्पैक्ट करते जो सोसाइटी को, तो आप कोई भी ऐसा चेंज इन एजुकेशन सिस्टम क्या लाते? रिसर्च कंपलसरी कर देता सर, मतलब बिना इनोवेशन के आपको डिग्री ही नहीं लेना होता। सर ने हमेशा, आप पूरे पॉडकास्ट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने इनोवेशन, इच्छा शक्ति, बुलेट पॉइंट है सर ने जिस पे अधोरेखित किया है। इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है मैकेनिकल में। अगला मेरा क्वेश्चन है सर कि आपको अगर लीडर बनना है तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ आपके पास चाहिए? लीडर बनना है तो सर सबसे पहली बात, आप दूसरों को सुनना सीखना चाहिए हमको, दूसरे को सीखना चाहिए कि मतलब दूसरे से फीडबैक लेके ही हम लोग उस पर कुछ डिसीजन। हियरिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए अपनी, सिर्फ सुनाना नहीं है, सुनने की ताकत रखनी चाहिए। बहुत अच्छा सर। अगला मेरा क्वेश्चन है कि द बेस्ट एवर एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड टिल जर्नी। आप अभी तक की आपको कोई ऐसी बेस्ट एडवाइस किसी ने दी होंगी तो आप साझा कर पाएंगे मैकेनिकल स्टूडेंट्स के साथ? मेरे पिताजी ने ही दिए थे मुझे कि आपको हायर एजुकेशन को जाना है। जॉब तो आप ज़िंदगी में कभी भी करना ही चाहिए, पैसा तो कमाना ही है। तो उन्होंने कहा था कि आपको हायर एजुकेशन तक जाना है, PhD करना है। तो मैंने PhD किया भी, तो वो मेरा सबसे बेस्ट एडवाइस था सर। ओके सर। अभी थोड़े नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पे आता हूँ कि सर आपको मूवीज़ देखना पसंद है? हाँ सर, देखता हूँ। तो बेस्ट आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? तारे ज़मीन पर। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? अमिताभ बच्चन जी। फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में तो ऐसा कुछ चॉइस नहीं है। ठीक है सर। फेवरेट फूड आपका? दाल भात सब्जी रोटी। और लास्ट क्वेश्चन सर आपको कि योर ओपिनियन अबाउट आवर ABC ट्रेनिंग्स इंडिया। मैं हमेशा जैसे बोला आपको कि मतलब स्किल डेवलपमेंट होना ही चाहिए स्टूडेंट को। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ABC ट्रेनिंग इस फील्ड में अच्छा कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या है, आजकल सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। डिज़ाइन तो मस्ट है, मीन्स चाहे कोई भी ब्रांच करो, हर एक फील्ड में आजकल कंप्यूटर आपको मस्ट आना ही चाहिए। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको चाहे वो CAD हो, चाहे CAE हो, चाहे आपका CAM हो, तो सॉफ्टवेयर स्किल तो होना ही चाहिए। तो ABC ट्रेनिंग स्किल इस पर बहुत अच्छा कर रही है। मैंने भी पिछले 5 साल से यहाँ हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। तो आप लोग स्टूडेंट्स को मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उनको स्किल डेवलप हो रहा है, उनको जॉब प्लेसमेंट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स अपने खुद का फर्म ओपन कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स बन रहे हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट स्टार्टअप फॉर दी all over the people from the India and Maharashtra, sir. So I can say that this is the best thing you people are doing. Thank you so much, yes, sir, for attending this Education Beyond the Training ABC Training podcast. बहुत बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, और आशा करता हूँ कि सारे 360 डिग्री अप्रोच को कवर करते हुए स्टूडेंट्स,
पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी सभी के क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किए होंगे और सर ने बहुत ही समाधानकारक और एकदम बेस्ट उत्तर दिए हैं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको यहाँ पर आने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। श्रेयस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी छत्रपति संभाजी नगर की तरफ से आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इनवाइट किया और हमने एक डिस्कशन किया। और मेरा ये मानना है कि दुनिया का चाहे कितना भी एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम हो या कोई भी सेक्टर में प्रॉब्लम हो, उसको हम लोग एक डिस्कशन से ही अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर।